हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर वेरी वेल। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस चैनल पर आने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। आज के वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिक कंसेप्ट्स को और कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज है उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज। जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो एक फाइनेंशियल पार्ट होता है एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, जिसमें ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है। The term capital structure is generally defined to include only long-term debt and total shareholder investment. Capital structure में only long-term debt and total shareholder की investment को include किया जाता है। The term capital structure refers to the mix of long-term sources of fund such as equity share capital. कैपिटल स्ट्रक्चर में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल को, रिजर्व एंड सरप्लस को, डिबेंचर को, लॉन्ग टर्म डेप्ट फ्रॉम आउटसाइडर, जिससे हमने आउटसाइडर से लॉन्ग टर्म डेप्ट ले रखा है हम उसको इंक्लूड करेंगे, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इंक्लूड करेंगे। Capital structure refers to the composition of capitalization, that is to the proportion between debt and the equity that make up of capitalization. Debt and हम equity को कंबाइन करके कैपिटलाइजेशन का मेकअप करते हैं या उसको बनाते हैं। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है। प्रेफरेंस स्टॉक, डेप्ट, अदर सोर्सेज एंड इक्विटी कैपिटल। जो हमारे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है उनको हम कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। देखिए, ओनर्स का फंड यानी कि इक्विटी एंड बोरोड फंड यानी कि डेट, जो हमने लॉन्ग टर्म डेट को बोरो कर रखा है वो, और हमारे जो शेयर होल्डर की इक्विटी है या शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। दी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं विच आर रेज्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। बट जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों फाइनेंशियल सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है कि ये जो होता है ये हेड शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड किया जाता है। बट जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो होल इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बट जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है इसमें लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप के सोर्स है वो इंक्लूड होती हैं। जैसे देखिए, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जो हमारे अकाउंट पेबल है वो भी क्या होते हैं, वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों टाइप के सोर्सेज है वो इंक्लूड होते हैं। वन इन अनदर। देखिए, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। बट जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ही एक भाग है। बट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो सोर्सेज होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, कैपिटल जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन हम किस किस टाइप से कर सकते हैं। वाइल मेकिंग और फॉर्मिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं ए फर्म में यूज इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ देम। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो एक फर्म है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का भी यूज कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी और डेप्ट का भी यूज कर सकती है, और क्या करेगी, इनका कॉम्बिनेशन करके भी कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकती हैं। क्या करेगी, क्या क्या कर सकती है। कैपिटल कंप्लीट इक्विटी शेयर कैपिटल, वो ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल को भी
प्रेफरेंस दे सकती है, या डिफरेंट पोर्शन और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी कॉम्बिनेशन बनाकर कैपिटल स्ट्रक्चर को बना सकती है, और इक्विटी एंड डेट का भी यूज करके कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकती हैं। डिफरेंस पोर्शन, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर तीनों का भी कॉम्बिनेशन बनाकर कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकती हैं। क्या क्या कर सकती है? ओनली इक्विटी शेयर करके भी, और प्रेफरेंस या इक्विटी या प्रेफरेंस या डिबेंचर या तीनों का यूज करके कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकती हैं। देखिए, फैक्टर डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग, कि हमारी रिटेन्ड अर्निंग है वो कितनी है। अगर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है तो हमें इक्विटी या डेट का यूज नहीं करना पड़ेगा। नेचर ऑफ एंटरप्राइज, कि हमारे एंटरप्राइज का नेचर है वो कैसा है, कि प्रोडक्टिव है या कैसा, छोटा है या बड़ा है, उसके हिसाब से भी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण करना पड़ता है। पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग, कि हमारा पर्पज कैसा है, कि मान लीजिए अगर हमारा पर्पज है वो प्रोडक्ट करना है तो क्या करेंगे, हम डेट का यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास जो हमने जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट हम अच्छे टाइम पर और अच्छे से वापस कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम डेट का यूज करेंगे। साइज ऑफ कंपनी, की साइज कितना है कंपनी का। मार्केट सेंटीमेंट, की बूम चल रहा है या क्या है, कि हम मार्केट से कितना पैसा ले सकते हैं और किस रेट से ले सकते हैं। कैश फ्लो एबिलिटी, कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी कैश फ्लो एबिलिटी कितनी है, कि अगर अच्छी एबिलिटी है तो क्या करेंगे, हम डेट का यूज करेंगे कि हम टाइम पर वापस कर सकते हैं। या फ्लोटिंग कॉस्ट, की फ्लोटिंग कॉस्ट को भी हम ध्यान में रखेंगे, कि ये मान लीजिए कि हम डेब्ट और इक्विटी का यूज करेंगे, अगर डेट को हमने लेने के लिए ज्यादा कॉस्ट आ रही है या इक्विटी को प्रेफर करने के लिए ज्यादा कॉस्ट आ रही है, तो इन दोनों को हम ये देखेंगे कि हाँ कौन से को हम अगर रिक्वायर करें तो कौन से को ज्यादा कॉस्ट आ रही है। अगर जिनसे ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो हम उसका यूज ना करके दूसरे का यूज करेंगे। फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होती है, कि मान लीजिए हमने शेयर को इशू कर दिया तो शेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनी वगैरह अलॉटमेंट सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो वो जो खर्चे करने पड़ते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग कॉस्ट होती हैं। इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर पर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मिनिमाइज दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि अगर हम अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो क्या होगी, वो मिनिमाइज होगी। मिनिमाइज द रिस्क फैक्टर, कि जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम उसको रिस्क भी ध्यान में लेकर चलेंगे, कि आगे अगर रिस्क हो सकता है तो हम इसका यूज कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा रिस्क फैक्टर है वो मिनिमाइज होगा। इंक्रीज या डिक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ, अगर हम अच्छे से कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेंगे तो क्या होगा कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो इंक्रीज होगी, और अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं बना पाते हैं तो क्या होगा, शेयर होल्डर की वेल्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्रिएट वैल्यू ऑफ फर्म एंड शेयर स्टेक होल्डर, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसी पर तो डिपेंड होती है हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ या हमारी फर्म की वैल्यू। अगर अच्छा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, हम सारी चीजों को अच्छे से ध्यान में रख कर कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो क्या होगा, हमारी फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज या डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसी पर क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो डिपेंड होता है। अगर हम अच्छे से बनाएंगे, सारी फोरकास्टिंग करके बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वो इंक्रीज होगा। फर्म टैक्स सेविंग, कि फर्म के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह आते हैं हम उससे भी बच सकते हैं। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिए, बट अब क्या करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को अच्छे से पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर की कितने टाइप की थ्योरी होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है रेलिवेंट थ्योरी और सेकंड होती है इररेलिवेंट थ्योरी। जो रेलिवेंट थ्योरी है वो क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म, कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उससे वैल्यू ऑफ फर्म है वो अफेक्ट होती है। बट जो इररेलिवेंट थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है उसका वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, जो रेलिवेंट थ्योरी है उसके अंदर कौन कौन सी आती है, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। बट इररेलिवेंट थ्योरी के अंदर कौन कौन सी आती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और
MM अप्रोच यानी कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ओके, देखिए अब एक एक करके हम इनको अच्छे से समझेंगे। अजम्पशन क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की? जब हम थ्योरीज को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमने अजम्पशन को पढ़ना जरूरी होता है। देखिए इसकी क्या क्या अजम्पशन होती है कि देयर आर ओनली टू सोर्स होंगे, एक होगा इक्विटी और एक होगा डेब्ट। टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट, जो हमारा वो है हमारे पास फंड है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको हम ग्रो करने की नहीं सोचेंगे। ऑल द इन्वेस्टर है जो वो क्या अज्यूम करेंगे कि जो हमारी सेम एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में वो सेम ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे, कि ये नहीं सोचेंगे कि हमने ज्यादा है वो अर्न करना है प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट, हम कॉर्पोरेट टैक्स को या कोई भी टैक्स होता है उसको इसमें नहीं इंक्लूड करते। कंपनी है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। डिविडेंड पे आउट रेशियो वो 100% होगा, कि इसमें क्या है कि हम जो हमारा डिविडेंड होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, उसको हम सारा का सारा प्रॉफिट है वो डिविडेंड के रूप में दे देते हैं, अपने पास कोई भी अर्निंग नहीं रखते। जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम ओनली डेट एंड इक्विटी का यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये तो हम हमेशा ही रखते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हमेशा कम होती है। देखिए फर्स्ट अप्रोच है नेट इनकम अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच क्या है, नेट इनकम अप्रोच। ये क्या बोलती है कि नेट इनकम अप्रोच प्रेजेंटेड बाय, ये किसने दी थी, डूरंड ने दी थी, जो सजेस्ट करता है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू हायर डेप्ट पोर्शन, कि जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, डेट पर डिपेंड करती है, कि हम अगर जितना ज्यादा डेप्ट यूज करेंगे हमारी फर्म की वैल्यू है उतनी इंक्रीज होगी। क्या बोलता है ये कि डूरंड द्वारा ये नेट इनकम अप्रोच है वो दी गई है, और इसमें ये वो बताता है कि अगर हम जितना ज्यादा डेट को यूज करेंगे हम उतनी ही वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी क्या क्या अजम्पशन है, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन डेप्ट, कि हम चाहे जितना भी डेट यूज कर ले जो हमारे इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अफेक्ट नहीं होगा। नो सोर्स ऑफ फाइनेंस लाइक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, कि हम रिटेन अर्निंग और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका यूज नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो इट इज 1, इसका पे आउट रेशियो है वो 1 होगा, पर जो हमारा डिविडेंड है हम उसको 100% पे कर देंगे। फ्लोटिंग कॉस्ट है वो हमारी 0 होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी 0 होगी, और जो परफेक्ट कैपिटल मार्केट एंड इनफाइनाइट सोर्स ऑफ फाइनेंस होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगी और इनफाइनाइट सोर्स ऑफ फाइनेंस होंगे। ओके, देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम जितना ज्यादा डेट यूज करेंगे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी कम आएगी, और जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगी। अगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कम होगी उतनी ही फर्म की वैल्यू तो अपने आप ही इंक्रीज होगी। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होगी तो क्या होंगे, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे, और हमारी जो फर्म ऑफ वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए नेट इनकम अप्रोच में क्या बोल रहा है कि ए चेंज इन द पोर्शन इन कैपिटल स्ट्रक्चर विच लीड टू ए कोरस्पोंडिंग चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। क्या बोल रहा है कि जितना हम ज्यादा डेट को यूज करेंगे उतनी ही हमारी फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या बोल रहा है कि देयर आर नो टैक्सेस, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट है जो हमारी वो लेस देन होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। यूज करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा डेट कैपिटल स्ट्रक्चर को, और जो हमारी रिस्क परसेप्शन है इन्वेस्टर की वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कितनी रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। जितना ज्यादा हम चाहे कितना ही डेट यूज कर ले पर हमारे जो इन्वेस्टर की रिस्क परसेप्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, इस नेट इनकम अप्रोच में बोला गया है।
नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये क्या है, जो फर्स्ट थी वो क्या थी, रेलिवेंट थी, बट ये क्या है, इररेलिवेंट है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सजेस्ट करती है कि द वैल्यू ऑफ फर्म इज डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग इनकम एंड द एसोसिएट बिजनेस रिस्क। चेंज इन द लीवरेज फेल्स टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है ये भी डूरंट द्वारा दी गई है, पर इस जो फर्स्ट वाली थी नेट इनकम अप्रोच थी वो भी डूरंट द्वारा दी गई थी, पर इसमें है जो इस अप्रोच में है उसके विचार है वो क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो उसने पहले वाली में क्या बोला था कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे हमारी फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट होता है, बट इसमें बोल रहा है कि हमारे डेट के कारण हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसकी क्या जम्पशन है कि जो हमारा ओवरऑल कैपिटलाइजेशन है रेट रिमेन कांस्टेंट होगा या इरिस्पेक्टिव होगा डेप्थ से, कि डेप्थ से हमारी फर्म ऑफ वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज डिफरेंस बिटवीन टोटल फर्म वैल्यू लेस देन ऑफ डेप्थ, और जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो दोनों ही डूरंट के द्वारा दी गई है, पर जो पहले वाली है वो है नेट इनकम अप्रोच है वो रेलिवेंट होगी, और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो क्या है, इररेलिवेंट है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि पहले वाली में क्या बोल रहा था कि हम अगर जितना ज्यादा डेट यूज करेंगे हमारी उतनी ही फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम जितना ज्यादा डेट को यूज करेंगे तो हमारे शेयर होल्डर की प्रेफरेंस है, जो रिस्क परसेप्शन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ये सोचेंगे, अगर कोई इन्वेस्टर है वो फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या सोचेगा कि इस फर्म ने तो पहले इतना ज्यादा लोन ले रखा है, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो पैसा है वो डूब जाएगा। ओके, इसमें रिस्क परसेप्शन को ध्यान में रखा जाता है, और पहले वाली जो है नेट इनकम अप्रोच जो रेलिवेंट है उसमें रिस्क परसेप्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है कि नेट इनकम अप्रोच क्या है, एक रेलिवेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, और ये क्या बोलती है, वैल्यू ऑफ फर्म पर इफेक्ट होता है। बट जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो क्या है कि रेलिवेंट नहीं है, और क्या बोलती है, कैपिटल स्ट्रक्चर का जो वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अज्यूम करती कि चेंज इन डिग्री ऑफ लिवरेज विल लेटर दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो हमारा डेट है उसके ऊपर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इफेक्ट पड़ता है, बट ये क्या बोलता है, इररेलिवेंट है ये, और इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर लिवरेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी क्या क्या अजम्पशन है कि नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं होगा, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो कम होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। डेप्ट डज नॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर, इसमें है वो रिस्क परसेप्शन पर कोई ध्यान नहीं देते इन्वेस्टर, बट जो हमारी नेट ऑपरेटिंग अप्रोच है उसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है उससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हम सेट ऑफ करके जो हमारी फर्म ऑफ वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रह जाती है। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज रेजिडुअल, इंक्रीज इन डेप्ट इंक्रीज इन डेप्ट इंक्रीज द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, कि जितना ज्यादा हम डेट यूज करेंगे, जितना ज्यादा डेट इंक्रीज होगा उतनी ही हमारे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, थर्ड है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, एक रेलिवेंट अप्रोच है। इसमें क्या बोला जाता है कि हम डेट का यूज तो करेंगे पर एक अच्छे या हम डेट का यूज तो करेंगे पर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक करेंगे। अगर हम उस स्पेसिफिक पॉइंट तक यूज करते हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेगी, डिक्रीज होगी, और अगर हम उस स्पेसिफिक पॉइंट से आगे डेप्ट का यूज करते हैं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच
advocates that there is a right combination of equity and debt in the capital structure। इसमें क्या करेंगे हम, डेप्ट और इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे हमारा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा। एट विच द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम, हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमम पॉइंट पर हो जाएगी और हम मार्केट में सबसे ऊपर हो जाएंगे। एज पर दिस अप्रोच डेप्ट शुड एग्जिस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली अप टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। अगर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट तक डेट को यूज करेंगे तो हमारी क्या होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो डिक्रीज होगी। बियॉन्ड विच, अगर इसके बावजूद भी एनी इंक्रीज इन लीवरेज, हम तब भी लीवरेज को बढ़ा रहे हैं, हमारे डेट को बढ़ा रहे हैं, तो वुड रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फर्म, तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या होगी, रिडक्शन में हो जाएगी। इसकी क्या क्या असम्पशन है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर ए सर्टेन पीरियड, कि एक सर्टेन पीरियड तक अगर हम डेट का यूज करते हैं तो हमारी कॉस्ट है वो क्या रहेगी, कम हो जाएगी। The expect rate by equity shareholder remain constant और increase gradually, कि हम जो एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर की वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक तो सही रहती है बट बाद में है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट डिक्रीज, पहले क्या होगी, अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट तक डेप्ट का यूज करेंगे तो वहां तक क्या रहेगी, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी बट बाद में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए क्या कि अगर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट तक डेट का यूज करते हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, यहाँ पर डिक्रीज है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर हम इसके बाद भी डेट का यूज कर रहे हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है। ओके, देखिए फोर्थ एंड लास्ट है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ये अप्रोच है वो क्या है कि इररेलीवेंट अप्रोच है। ये क्या बोलती है, ये किसके द्वारा दी गई है, प्रपोज्ड बाय फ्रैंको मोदिग्लानी एंड मिल्टन मिलर ने 1961 में दी गई थी। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि ये क्या बोलता है कि जो इन्वेस्टर के जो डिसीजन होते हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर डिपेंड होते हैं ऑफ द कंपनी, नॉट ऑन डिविडेंड पॉलिसी, कि जो इन्वेस्टर है वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर ध्यान देते हैं ना कि डिविडेंड पॉलिसी पर। इसकी क्या क्या अजम्पशन है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, कोई रिस्क या अनसर्टेनिटी नहीं होगी, इन्वेस्टर इज डिफरेंट बिटवीन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन इनकम, एंड कोई टैक्स नहीं होगा और कैपिटल मार्केट है वो क्या होगी, परफेक्ट होगी। जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है इसमें क्या बोला गया है कि ये एक ऐसी अप्रोच है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक रैशनल तरीके से सोचते हैं कि एक मार्केट से हम पैसे को उठाएंगे कम रेट में और दूसरे मार्केट में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम रेट पर उस पैसे को लगा देंगे जिससे हमें बेस्ट या ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होगी। इसकी क्या क्रिटिसिज्म है कि परफेक्ट मार्केट तो कभी हो ही नहीं सकती, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये क्या होती है, एक इल्यूजन होता है। टैक्स आर प्रेजेंट इन ए मार्केट, हमेशा टैक्स तो हमें पे करना ही पड़ेगा। द अजम्पशन ऑफ नो अनसर्टेनिटी इज अनरियलिस्टिक, ये तो है ही अनरियलिस्टिक, ये बोल ही दिया कि परफेक्ट मार्केट में है ये फॉलो करनी होती है, पर परफेक्ट मार्केट है वो एक किस्म से क्या होता है, इल्यूजन ही होता है। थ्योरी बिलीव दैट द शेयर होल्डर वेल्थ इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड, तो किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करती है। हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। जो P1 होगा वो क्या होगा, प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, और जो P2 होगा वो क्या होगा, प्राइस एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। बट जो KE होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा और D1 क्या होगा, हमारा डिविडेंड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। वैल्यू की फर्म है, फर्म ऑफ वैल्यू है, ये हम इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होगी, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।